A very good morning to all of you, all the viewers and all the students who have joined this online class. I am Renu Gupta, lecturer from SCRT. मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ अपने घरों में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के बच्चों का द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसके बारे में उसका एक टॉपिक है संस्थागत नियोजन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस क्लास में आज मैं आप सभी लोगों को नियोजन क्या होता है, संस्थागत नियोजन क्या होता है, नियोजन के क्या आवश्यकता एवं महत्व है, साथ ही संस्थागत नियोजन के प्रमुख क्षेत्रों के सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने आपकी प्रीवियस क्लास ली थी उसमें आप लोग को मैंने शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया था कि किस तरह एक प्रबंधकर्ता किन सिद्धांतों का पालन करके अपने संगठन के उद्देश्यों को, अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मैंने कुल 11 सिद्धांत आप लोग को बताए थे, जिसमें पहला सिद्धांत था नियोजन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, कार्य विभाजन का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, दायित्वों एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, आदेशों और निर्देशों की एकरूपता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों को पालन करके एक प्रबंधकर्ता अपने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दे सकता है। आज हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन को जानने से पहले ये आवश्यक है कि आप सभी लोग नियोजन के बारे में जान लें कि नियोजन क्या होता है। नियोजन यानी वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में सोचना, विचारना या चिंतन करना नियोजन कहलाता है। नियोजन जो कि प्रबंधन का प्रमुख घटक है। इससे पहले की क्लास में भी मैंने आप सभी लोगों को प्रबंधन के 7 प्रमुख कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, जिसमें लूथर गुलिक ने अपने द्वारा रचित पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन के 7 प्रमुख कार्य बताए थे, जिसे कि उन्होंने पोस्ट कार्य नामक सूत्र के माध्यम से डिस्क्राइब किया था, जिसमें प्रबंधन का जो पहला कार्य होता है वो होता है प्लानिंग, यानी कि प्लान करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में सोचते विचारते हैं एवं चिंतन करते हैं, तो वह नियोजन कहलाता है। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन सभी परिस्थितियों की भी जांच की जाती है जिससे इनका सरोकार है, जिससे इनका संबंध होता है। नियोजन के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी कार्य कब, कैसे, किस प्रकार, किसके द्वारा, किन संसाधनों के माध्यम से, किस प्रक्रिया के द्वारा, किन नियमों के द्वारा संपादित किए जाएंगे। नियोजन के माध्यम से हम किसी भी कार्य के संबंध में कब, कैसे, कहाँ जैसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। नियोजन जो है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सर्वोत्तम कार्यपथ होता है, वो सर्वोत्तम रास्ता होता है, उसके चुनाव से संबंधित होता है। यदि समूह के प्रयास को प्रभावशाली बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो कार्यरत व्यक्तियों को यह जानना बहुत आवश्यक होगा कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, जिसे कि नियोजन के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रबंधन में नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लक्ष्य निर्धारण और उसकी प्राप्ति का मार्ग सोचे बिना, उस तक पहुंचने का मार्ग निश्चित किए बिना संगठन का
अभिप्रेरणा का, समन्वय का, नियंत्रण का कोई भी महत्व नहीं रह जा सकता। यानी कि बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इन किसी भी कार्य का कोई भी महत्व नहीं होता है। Planning includes the better possibility of planning includes the possibility of better performance in their own job। यानी कि अपने ही जॉब में, अपने ही कार्य को हम किस तरह से बेहतर ढंग से उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसका निर्धारण प्लानिंग के माध्यम से ही किया जाता है। नियोजन जो है किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्यपथ का चुनाव करना और विकास करने की एक जागरूक प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जिस पर भावी प्रबंध कार्य निर्भर करता है। यानी कि नियोजन के माध्यम से हम कोई भी कार्य, कोई भी उद्देश्य किस बेहतर तरीके से संपादित करें, इस सभी का निर्धारण नियोजन के माध्यम से हम कर सकते हैं। साथ ही नियोजन जो है, नियोजन पर ही भावी प्रबंध कार्य हमारा पूरी तरह से निर्भर करता है। नियोजन यानी आगे देखना है, भावी घटनाओं की संकल्पना करना है, भावी घटनाओं की अभिकल्पना करना है, साथ ही वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय लेना है। इस प्रकार हम नियोजन के माध्यम से वर्तमान में, प्रेजेंट में, जो भी फ्यूचर में हमें जो भी डिसीजन लेना है, वो सभी नियोजन के माध्यम से या नियोजन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, प्लानिंग इंश्योर्स more effective decision making and more set find outcomes। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन जो है ये इंश्योर करता है कि किस प्रकार हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, किस प्रकार हम प्रभावशाली निर्णय लें जिससे कि संभावित परिणाम, संभावित आउटकम हमें प्राप्त हो सके। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि नियोजन क्या होता है। आगे हम बात करते हैं संस्थागत नियोजन के बारे में कि संस्थागत नियोजन की जो अवधारणा है कब आई। संस्थागत नियोजन की अवधारणा जो है सर्वप्रथम 1952 और 53 में मुदालिया शिक्षा आयोग, जिसे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, के सिफारिशों पर रखा गया। यानी कि 1952 और 53 में मुदालिया शिक्षा आयोग, जिसे कि हम वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, के द्वारा संस्थागत नियोजन की अवधारणा रखी गई। संस्थागत नियोजन जो है शिक्षा सुधार की दिशा में एक मील के पत्थर के समान है और साथ ही साथ संस्थागत नियोजन के माध्यम से एक प्रबंधकर्ता जो होता है किस प्रकार बेहतर तरीके से अपने जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, उसका बेहतर तरीके से प्रयोग करे। ये सभी नियोजन के माध्यम से, अब नियोजन द्वारा ही हम डिसाइड कर सकते हैं। शैक्षिक गतिविधियों में सुधार हेतु भी संस्थागत नियोजन की आवश्यकता होती है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा का गुणात्मक विकास हो सके एवं विद्यालय जो है प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। एक विद्यालय में प्रगति का अनुमान लग जाने पर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। संस्थागत नियोजन के माध्यम से किसी भी विद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो पाता है। आगे हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में कि संस्थागत नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या महत्व है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हम पहला जो बिंदु रखेंगे वो यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को हम बेहतर तरीके से प्राप्त करें। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन, बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जाता है और ये योजना सही दिशा में चले और अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और निर्धारित बजट में प्राप्त कर सके, निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त कर सके। इसलिए नियोजन का होना, संस्थागत नियोजन का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपलब्ध संसाधन है, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, उसका बेहतर तरीके से सदुपयोग करने के लिए भी एक प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है।
साथ ही साथ मानव संसाधन की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के लिए। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि शैक्षिक प्रबंधन के 2 प्रमुख संसाधन हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। नियोजन के माध्यम से हम मानवीय संसाधन, जिसमें हमारे शिक्षकगण यानी कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही सम्मिलित होते हैं, उनकी कार्यक्षमता को, उनकी वर्क कैपेसिटी को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए नियोजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियोजन के माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, सेमिनार्स का आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा हम टीचर्स के कार्यक्षमता को बढ़ने में सहायता दे सकते हैं। इस प्रकार संस्थागत नियोजन जो है मानवीय संसाधनों की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक होता है। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त करने के लिए भी नियोजन का होना, संस्थागत नियोजन का होना बहुत जरूरी है। जो भी शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको ससमय पूरा कर लिया जाए, निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए, सही समय पर पूरा कर लिया जाए, इसके लिए भी नियोजन का होना बहुत जरूरी है। इस तरह हमने संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में जाना कि सही जो भी शिक्षा संबंधी योजनाएं हैं उनकी सही दिशा प्रदान करने के लिए, जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, मानवीय संसाधनों की कार्यक्षमता को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ शैक्षिक उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त करने के लिए संस्थागत नियोजन का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। आगे हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। संस्थागत नियोजन के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला है शैक्षिक क्षेत्र, दूसरा है सह-शैक्षिक क्षेत्र, तीसरा है भौतिक क्षेत्र और चौथा है विविध क्षेत्र। इन चारों क्षेत्रों को में संस्थागत नियोजन का होना बहुत ही जरूरी है। शैक्षिक क्षेत्र, सह-शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में संस्थागत नियोजन। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। किस प्रकार से किया जाए इसका अब हम लोग विस्तार पूर्वक विचार इस पे कर लेते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम विचार कर लेते हैं। सबसे पहला आता है शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले आता है आदर्श पाठ योजना का निर्माण करना, यानी कि एक आइडियल लेसन प्लान बनाना। सभी अध्यापकों के लिए ये आवश्यक है कि वह कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाएं तो एक आदर्श एक पाठ योजना का निर्माण कर लें, जिससे कि जो भी कंटेंट, जो भी विषय वस्तु बच्चों को पाठ से संबंधित पढ़ानी है वह बेहतर तरीके से पढ़ाई जा सके और उसका बेहतर ढंग से बच्चों के सीखने में उनकी जो लर्निंग है उनको बढ़ाया जा सके। जब हम अपने डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी इंटर्नशिप के लिए, टीचिंग के लिए विद्यालय में भेजते हैं तो उनको यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी जो भी विषय पढ़ाएं, विषय में जो भी संबंधित कंटेंट पढ़ाएं, उसके लिए एक लेसन प्लान का निर्माण करना, एक पाठ योजना का निर्माण करना बहुत आवश्यक होता है। पाठ योजना के माध्यम से हम विषय को पढ़ाने के लिए जो भी सामान्य उद्देश्य है उसको पहले से ही हम प्री डिसाइड कर लेते हैं। कंटेंट को पढ़ाने के लिए जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य है उनको पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है। साथ ही साथ जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसको हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, हमारा प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, हम बच्चों को असाइनमेंट्स में क्या देंगे, ये सभी कुछ पूर्व निर्धारित करने के लिए एक लेसन प्लान का होना, एक पाठ योजना का होना बहुत जरूरी है। अगला हम बात करेंगे शिक्षक डायरी मेंटेन करना या व्यवस्थित करना, यानी कि एक अध्यापक के लिए अपनी एक डायरी को मेंटेन करना, व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरी के माध्यम से वह विद्यालय में आज कौन कौन से क्रियाकलाप करेगा, कौन सी एक्टिविटी कराएगा, इन सभी को हम पहले से ही प्री डिसाइड कर लेते हैं। तीसरा जो है शिक्षा अधिगम सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसका प्रभावी उपयोग करना। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है काफी व्यापक है, काफी टेक्निकल है और हम बच्चों को सिर्फ लेक्चर मेथड से या व्याख्यान विधि द्वारा
बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि बच्चों को कोई भी चीज, कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी कंटेंट पढ़ाने से पहले हम एक ऐसी अधिगम सामग्री, एक शिक्षण अधिगम सामग्री का बना लें जिससे कि बच्चों की समझ को बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। यानी कि संस्थागत नियोजन के जो शैक्षिक क्षेत्र है उसमें तीसरा जो प्रमुख कार्य है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रभावी उपयोग करना। इसके बाद आता है वर्ष में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की योजना तैयार करना। हम एक शैक्षिक कैलेंडर बना लेते हैं। सभी अध्यापक एक शैक्षिक कैलेंडर के माध्यम से जो भी वर्ष में जो भी परीक्षाएं लेनी है, मासिक परीक्षाएं हम कब लेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हम कब लेंगे, त्रैमासिक परीक्षाएं हम कब लेंगे, वार्षिक परीक्षाएं हम कब लेंगे, इसका पूर्व में निर्धारण कर लेना, पूर्व में निर्धारण करने के लिए आवश्यक है कि हम एक प्लान बना लें, एक नियोजन के माध्यम से इन सभी चीजों को प्री डिसाइड कर लें, पूर्व निर्धारित कर लें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम का विभाजन करना कि जो भी हमारा करिकुलम है उसको हम डिवाइड कर लें कि कब और कैसे, किस समय पर हम कितना पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, उनका उचित बंटवारा कर लेना, उनका उचित विभाजन कर लेना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार हमने जाना कि शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत हमने निम्न बिंदुओं पर विचार किया, जिसमें पहला था आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण करना, अध्यापक डायरी मेंटेन करना, शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रभावी उपयोग करना, वर्ष में होने वाली परीक्षाओं की एक प्री प्लानिंग कर लेना और साथ ही साथ पाठ्यक्रम का विभाजन कर लेना। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह है सहशैक्षिक क्षेत्र। सहशैक्षिक क्षेत्र में जो पहला प्रमुख कार्य है वह है प्रार्थना सभाओं का प्रभावी आयोजन करना। एक अध्यापक का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक विद्यालय में वो प्रार्थना नियम से प्रत्येक दिन सही समय पर हो, बच्चे अपने निर्धारित गणवेश में यानी निर्धारित यूनिफॉर्म में आए, वो साफ सुथरे यूनिफॉर्म में आए। इसका भी निर्धारण करना के लिए, इसके निर्धारण के लिए भी एक प्लान का होना, एक प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करना। जो भी हमारे राष्ट्रीय पर्व है जैसे 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के उत्सव एवं जयंतियां हैं उसके बारे में बच्चों में अधिक से अधिक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समय पर करना और अच्छे प्रकार से करने के लिए भी एक संस्थागत नियोजन का होना बहुत जरूरी है। बाल सभाओं का आयोजन करना। बाल सभा का आयोजन करने के संबंध में एक जो तथ्य आया था वो था जनवरी 2019 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक शनिवार को बाल सभाओं का आयोजन करना अनिवार्य है। और ये बाल सभाएं विद्यालय में नहीं बल्कि विद्यालय के आसपास किसी भी सार्वजनिक स्थल पर संपादित की जाएंगी। जनवरी 2019 में एक अमेंडमेंट के द्वारा हर विद्यालय को यह अनिवार्य कर दिया गया था कि वह प्रत्येक शनिवार को अपने विद्यालय में बाल सभा का आयोजन करेगा। इसके बाद आता है मध्याह्न भोजन योजना, जो है मिड डे मील योजना है, उसका निरीक्षण करना। समय समय पर सही प्रकार से ये मिड डे योजना चल रही है कि नहीं, इसका निरीक्षण करना भी निरीक्षण करने के लिए भी प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। पुस्तकालय का प्रभावी संचालन करना, प्रयोगशाला का प्रभावी संचालन करना, ये सभी संचालन करना, इनकी सही देखभाल करना, ये सभी एक प्लानिंग के द्वारा, एक बेहतर प्लानिंग के द्वारा ही हम इन सभी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि सहशैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमने जिन बिंदुओं पर विचार किया वो था प्रार्थना सभाओं का प्रभावी आयोजन करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, बाल सभाओं का आयोजन करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का निरीक्षण करना, पुस्तकालय का संचालन करना, प्रयोगशाला का प्रभावी संचालन करना। इन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार पूर्वक बात की। आगे हम बात करेंगे भौतिक क्षेत्र, जो कि संस्थागत नियोजन का तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे पहला कार्य है वो है विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण करना। जो भी स्कूल की बाउंड्री वॉल हो उसका निर्माण करना एक प्री प्लान के द्वारा निर्माण किया जाए। साथ ही साथ विद्यालय भवन का रखरखाव
को करना, यानी कि विद्यालय में समय समय पर उसका रंग रोगन किया जाए, वो सही से उनमें साफ सफाई हो, उस बात का ध्यान रखने के लिए भी एक प्लानिंग का होना, एक नियोजन का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हर विद्यालय में शौचालय संबंधी सुविधा हो, टॉयलेट बने, इसका भी ध्यान रखना एक प्लानिंग के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही विद्यालय में जल और विद्युत की उचित व्यवस्था हो, यानी सभी बच्चों को एक शुद्ध पीने वाला पानी मिल सके और बिजली वहाँ पर सही समय पर आए, इस बात का भी ध्यान रखना। जो भी बिजली संबंधी भुगतान है उसको नियत समय पर उसका भुगतान किया जाए बिजली के बिल का, इस बात की देखभाल करने के लिए भी एक प्लानिंग का होना, एक नियोजन का होना बहुत जरूरी है। आगे आता है विविध क्षेत्र, जो कि संस्थागत नियोजन का चौथा प्रमुख क्षेत्र है। ये विविध क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसका संचालन विद्यालय द्वारा किया जाता है और उसमें भी एक प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बच्चों को विद्यालय ना आने देना, बालिकाओं को स्कूल ना भेजना, उनका कम उम्र में विवाह कर देना, उनको उच्च शिक्षा में ना भेजना आदि ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं जिसको दूर करने के लिए समय समय पर एक जागरूक रैलियों का आयोजन करना, जिससे कि इन कुरीतियों को रोका जा सके, लोगों में एक बेहतर समझ को विकसित किया जा सके, इसके लिए भी नियोजन का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार हमने बात की कि संस्थागत नियोजन के 4 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, जिसमें पहला था शैक्षिक क्षेत्र, दूसरा सहशैक्षिक क्षेत्र, तीसरा भौतिक क्षेत्र और विविध क्षेत्र। इन सभी चारों क्षेत्रों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक विचार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विद्यालय के द्वारा अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए एक योजना बनाना, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक योजना बनाना बहुत जरूरी है, एक प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था के प्रत्येक कार्य की सफलता जो होता है कुशल और अच्छे नियोजन पर ही निर्भर करती है। मानव को प्रत्येक क्षेत्र में सतत विकास करने के लिए नियोजन का सहारा लेना ही पड़ता है। नियोजन के माध्यम से ही हम अपने कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज की क्लास में आप लोग को नियोजन के बारे में बताया कि नियोजन क्या होता है, संस्थागत नियोजन क्या होता है, संस्थागत नियोजन की अवधारणा कब आई, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है संस्थागत नियोजन, और संस्थागत नियोजन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बात की। अब मैं आप लोग को जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट देना चाहूंगी, जो है कि यदि आपको किसी भी विद्यालय का प्रधानाध्यापक अगर आपको बना दिया जाए, तो उस विद्यालय के कार्यक्रमों को आप सही दिशा प्रदान करने के लिए कैसे योजना बनाएंगे। यानी कि यदि आप किसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते या प्रधानाध्यापिका होती, तो किस प्रकार उस विद्यालय के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विद्यालय के कार्यक्रमों को सही दिशा प्रदान करने के लिए आप एक कैसे प्लान करती, इसको अपने शब्दों में या एक प्रोजेक्ट के रूप में आप सभी लोग पूरा करके अपने डाइट्स पे, अपने इंस्टीट्यूट पे इसे सबमिट कर दीजिएगा। इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को ये संस्थागत नियोजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मैं आशा अगली की कक्षा में मैं संस्थागत नियोजन के उद्देश्यों के बारे में, साथ ही साथ संस्थागत नियोजन के क्या-क्या प्रकार होते हैं, उसके बाद में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज मैं अपनी इस क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।